हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल। और आज हम जो समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं वर्क। क्या समझेंगे हम? वर्क। सबसे पहले समझने वाली बात है कि अपने आप में वर्ड जो है गलत है, तो फिर सही क्या है? तो सही वर्ड है वर्क डन। तो आप लोग सर अब तो सही है ना? तो अभी भी मिस है। कुछ क्या मिस है? वर्क डन क्या होता है? बाय अ फोर्स। बाय अ फोर्स। हमेशा वर्क डन बाय अ फोर्स होता है। कोई बोले वर्क डन कितना हुआ, तो आप पूछो भाई किस फोर्स के द्वारा वर्क डन आपको पता लगाना है, फोर्स तो बताओ। ऐसे नहीं होता कि वर्क डन निकालना है हमें, ठीक है? तो वर्क डन बाय अ फोर्स, डिफरेंट डिफरेंट फोर्स का डिफरेंट डिफरेंट वर्क डन होगा। फिर क्या? अब तो कंप्लीट हो गया, इतना लंबा लिख दिया, अभी भी कंप्लीट नहीं। वर्क डन बाय फोर्स इन एन इंटरवल। वर्क डन बाय फोर्स इन एन इंटरवल, ये करेक्ट वर्ड है। आप लोग 2 सेकंड में वर्क डन निकालना है तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। इंटरवल में निकलता है, 2 से 5 सेकंड में, 5 से 10 सेकंड में। वर्क डन का मतलब होता है वर्क डन बाय फोर्स होता है और एक इंटरवल में होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए अब समझते हैं और इसके बारे में। ये नोट कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग में आपने फोर्स लगाया कंप्रेस करने के लिए, यहां पे फोर्स लगाया, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस की और फीलिंग भी आनी चाहिए, ठीक है? पास पास आ जाएगी टर्न, कंप्रेस हो गई स्प्रिंग आपकी, ठीक है? जब कंप्रेस होगी तो फोर्स यहीं पे रहेगा क्या? क्या फोर्स मूव नहीं करेगा क्या? फोर्स भी डिस्प्लेस होगा, है ना? फोर्स यहां से कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा ना, ठीक है? तो पहले फोर्स यहां पे था, अब फोर्स यहां पे आ गया, तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट हो गया ना इतना, मान लेते हैं इसको डी मान लेते हैं, ठीक है? फोर्स का डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो भी हमने फोर्स लगाया था वो यहां से यहां आ गया। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट? फोर्स का डिस्प्लेसमेंट। कई लोगों के जो कॉन्सेप्ट गलत होते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, और डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट। क्या हमारा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किया? क्या स्प्रिंग क्या डिस्प्लेस की? क्या यहां से वहां गई? क्या नहीं की। तो क्या वर्क डन जीरो रहेगा? तुमने फोर्स लगाया, स्प्रिंग कंप्रेस हुई, वर्क डन जीरो होगा। कॉमन सेंस लगाओ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? फोर्स का डिस्प्लेसमेंट, ना कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ये नहीं होता है, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क डन क्या होता है? W इक्वल टू F इंटू फोर्स का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? ये बात समझ में आई आपको? इसको करते हैं, नोट कर लीजिए ये, और कुछ एग्जांपल करते हैं। हमारी एक केक है, किसी का हैप्पी बर्थडे और केक है, केक लिख देते तो लगेगी केक है, ठीक है? अब किसी ने केक में कट मारा यहां से यहां, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये कट मारा यहां से यहां, ए से बी इसने क्या मारा? कट मारा। तो जब उसने ए से बी कट मारा तो क्या उसने वर्क डन किया? क्या उसने वर्क डन किया? केक तो मूव नहीं किया, तो करेक्ट, उसने वर्क डन किया क्योंकि फोर्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ। उसने तो चाकू यहां से रखी, चाकू यहां से यहां गई, तो पहले फोर्स यहां लग रहा था, फिर फोर्स लगते लगते यहां आ गया, तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो देयर इज फोर्स डिस्प्लेसमेंट, सो देयर इज वर्क। अगर फोर्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क भी हो रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, नोट कर लीजिए। अब अगर एक बॉक्स है, वो ए पोजीशन में है और उसको हम डिस्प्लेस करते करते बी तक ले गए, फोर्स हर पॉइंट पे लग रहा है। जैसे मैंने यहां पे नहीं दिखाया ना, तो ऐसे तो नहीं कि जंप किया है बॉक्स, लगातार जा रहा है, यहां भी फोर्स है,
ठीक है, ए से बी में पहुंच गया, ये डिस्प्लेसमेंट है, मान लो डी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स। लेकिन इसमें क्या है कि ये रिजिड बॉडी है, ये कैसी है, मान लो रिजिड बॉडी है, इसका शेप साइज चेंज नहीं हो रहा, रिजिड बॉडी है। तो जब रिजिड बॉडी होती है, पहले वाला केस में मैंने एग्जांपल लिया था, वो जो स्प्रिंग थी वो रिजिड नहीं थी, उसका साइज चेंज हो रहा था। तो जब हम लेते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स, यहां पे भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स ही है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स है वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट बराबर है। हियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बराबर है। जो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो वर्क है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे बोल सकते हैं। लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है, ऑब्जेक्ट शुड बी रिजिड। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट रिजिड नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते हैं। तो जो जनरली लोग ये करते हैं, ये हमको पता होना चाहिए बिफोर अप्लाई द फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब ऑब्जेक्ट रिजिड हो। जब ऑब्जेक्ट नॉन रिजिड हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, रब कर दे। अब टाइप्स ऑफ वर्क देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्क में क्या होता है, सबसे पहले पॉजिटिव वर्क होता है। पॉजिटिव वर्क कैसे होता है, टाइप्स ऑफ वर्क, तो सबसे पहले होता है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क हमारा कैसे होता है, अर्थ है, अर्थ हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो अर्थ का फोर्स हमेशा नीचे तरफ लगता है। और ये बॉल है, ये बॉल ऊपर जा रही है v के स्पीड से, तो अर्थ इसको भी खींचेगी। अब मान लो बॉल ऊपर जा रही है, पहले बॉल a पॉइंट में थी, अब बॉल ऊपर जाके b पॉइंट में आ गई। तो इनिशियल पोजीशन बॉल की ये थी, इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन बॉल की ये है, फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल फाइनल पोजीशन, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा, ठीक है। और अर्थ का फोर्स कैसा लग रहा है, अपोजिट लग रहा है ना। अर्थ का फोर्स तो हमेशा लगता है अपोजिट, चाहे बॉल ऊपर जाए, नीचे जाए, टेढ़ी जाए, रुकी रहे, कुछ भी हो, अर्थ तो नीचे लगाती है फोर्स। तो देखो फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो हम बोलते हैं वर्क डन निगेटिव है। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में था, फोर्स बताना पड़ेगा, वर्क डन निगेटिव बाय अर्थ फोर्स, ठीक है। अर्थ के फोर्स के द्वारा वर्क डन निगेटिव है। लेकिन हमने अगर बॉल को उछाला है, ठीक है, तो हमारा वर्क डन तो पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा फोर्स तो ऐसे ही लगा है ना। तो ये बताना पड़ता है कौन से फोर्स के द्वारा वर्क डन है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, जैसे कार है, कार की स्पीड है, मान लो कार 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और ब्रेक लगा और कार की स्पीड कम हो गई, कार की स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो फ्रिक्शन ऐसे लगा, जब ब्रेक लगा तो फ्रिक्शन तो रुका। अगर मान लो बहुत ही स्मूथ सरफेस होता है ना, बहुत आइसी सरफेस होता, ब्रेक लगा दे फिर भी गाड़ी नहीं रुकती, तो फ्रिक्शन रोक रहा है। अब फोर्स ऐसे लग रहा है और स्पीड ऐसी है, जो डायरेक्शन स्पीड की होती है वही डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट की होती है, इनिशियल पोजीशन ये है IP, फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है। अब डिस्प्लेसमेंट ऐसा है और फोर्स ऐसा है, तो क्या हुआ, एंटी पैरेलल हुआ ना। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हुआ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निगेटिव हुआ। अब यहां पे मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, गलती क्या हुई, स्टार्ट किया था पॉजिटिव वर्क से और निगेटिव के ही मैंने बता दिया एग्जांपल। तो पहले निगेटिव डिस्कस कर लेते हैं, निगेटिव वर्क। तो निगेटिव वर्क आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। पहला एग्जांपल क्या है, व्हेन वी थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल कार का। आई बात समझ में, ये आपको रब कर रहे हैं। अब पॉजिटिव वर्क, तो
तो पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल है जब बॉल नीचे आ रही, ऊपर से नीचे, बॉल यहाँ पे थी, अब बॉल नीचे आई कोई v स्पीड से। अब वही बात है, अर्थ तो हमेशा फोर्स नीचे ही लगाती है, चाहे कोई चीज ऊपर जाए नीचे जाए रुकी रहे। तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स सेम डायरेक्शन में है ना, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो हम वर्क डन बाय, केवल वर्क डन पॉजिटिव लिख दें क्या, नहीं, गलत बात होती है, बताना पड़ता है कौन सा फोर्स है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी या अर्थ इज पॉजिटिव। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव समझ में आया आपको। अब हम बताते हैं आपको जीरो वर्क। थर्ड हमारा है जीरो वर्क। जीरो वर्क कैसा होता है, जब हमने वर्क डन की आपको डेफिनेशन बताई थी, क्या बताई थी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स, और यही डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है अगर रिजिड बॉडी है। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। मान लो फोर्स ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, वो ये थीटा होता है। अब कॉस थीटा में क्या होता है, अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो कॉस थीटा 0 होता है, और थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो कॉस थीटा की वैल्यू -1 होती है। कहना मैं ये तीन वैल्यू याद करनी है 9th क्लास के हिसाब से। अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू 180 है तो कॉस थीटा -1 हो जाएगा। अब देखिए जैसे कोई भी बॉडी है, उसके पास स्पीड है और आपने उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया तो वो बॉडी टर्न कर जाएगी, क्या कर जाएगी, टर्न। यही एक सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन है टर्न करने के लिए, स्पीड होनी चाहिए और परपेंडिकुलर फोर्स लगना चाहिए। तो अगर कोई बॉडी टर्न कर रही है तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होती है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स डायरेक्शन में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो अगर एंगल 90 डिग्री बन गया तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 0, और 0 इनटू समथिंग क्या होता है, 0। तो ये जो फोर्स लगता है इसको अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। जैसे कि अर्थ है और अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ये मून है, तो अर्थ क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है ना। तो इसमें वर्क डन बाय अर्थ ऑन मून कितना हो जाएगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो डिस्प्लेसमेंट का होता है, और फोर्स ऐसा है, और दोनों के बीच में एंगल कितना लग रहा है, 90 डिग्री लग रहा है। हमेशा सर्कुलर मोशन में 90 डिग्री ही लगेगा, तो वर्क क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई एक लेबर है, वो सामान ढो रहा है, ठीक है, और सामान ढो के यहां से यहां गया, मान लो ये ए पोजीशन है, ये बी है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा हुआ, लेकिन जो अर्थ है वो फोर्स कैसा लगाती है, ऐसा लगाती है ना। तो अर्थ के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय, केवल वर्क डन 0 लिखते हैं, नहीं, वर्क डन बाय अर्थ इज 0, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। लेकिन इस बॉक्स को आगे कौन ले जाए, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो तुम तो आगे चले जाओगे, लेकिन बॉक्स में सारा आगे नहीं जाएगा। फ्रिक्शन क्या करता है, साथ में ले जाता है चीजों को। तो इसी केस में अगर हम बोले वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि जो फ्रिक्शन लग रहा है और वो डिस्प्लेसमेंट भी सेम। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।
हेलो फ्रेंड, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल और अभी हम समझेंगे एनर्जी। क्या होती है एनर्जी? एनर्जी होती है कि जब आप वर्क करते हो, जैसे मान लो एक ब्लॉक है, आपने फोर्स एफ लगाया और लगातार आप फोर्स एफ लगा रहे हो और ब्लॉक ए से बी डिस्प्लेस हो गया, तो हमने वर्क कितना किया? मान लो डिस्प्लेसमेंट डी है, तो हमने वर्क कितना किया? एफ डी किया, तो हमारे द्वारा वर्क क्या हुआ? एफ डी हुआ। सो इफ we not if we have done the work, we have done work FD, so we have energy। ठीक है, तो एनर्जी तभी हम बोलेंगे जब वो वर्क कर सकता है। ठीक है, तो इस केस में जैसे इसने वर्क किया मतलब उसके पास एनर्जी है। सो एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। अगर कोई भी वर्क कर सकता है मतलब उसके पास एनर्जी है, तभी तो उसने वर्क किया। तो वर्क इज अ प्रूफ। अगर वर्क कर पा रहा है मतलब उसके पास एनर्जी है। इस तरह हम एनर्जी को देखते हैं। ठीक है, नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब अगर कोई बॉडी है वो 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, उसका मास 1 kg है, उसके पास स्पीड है, तो अगर किसी के पास स्पीड है तो वो भी वर्क कर सकती है, तो उसके पास एनर्जी है। तो अगर स्पीड है तो एनर्जी है। और कौन सी एनर्जी है? एनर्जी है, और कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अगर स्पीड है तो एनर्जी हो। कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एम कितना दिया गया बेटा? 1, और वी कितना दिया है? 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 2। यूनिट क्या होती है एनर्जी की? जूल। ठीक है, तो 2 जूल हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि अगर 2 मीटर पर सेकंड अगर वो कोई बॉल ऐसे जाए तो मास सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। काइनेटिक एनर्जी हैज नथिंग टू डू विथ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को सॉरी नॉट एनर्जी, एनर्जी तो लेना देना है डायरेक्शन। काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन होता है मोमेंटम के साथ। क्या रिलेशन होता है वो बताना चाहिए। जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। मोमेंटम हमारा क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। पी क्या है यहां पे? मोमेंटम है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा। हाफ मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर। एक एम यहां ले जाओ। अब ये चीज क्या है? हाफ एम स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी है ना, तो क्या हो गया? हाफ पी स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एम। तो पी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? 2 वहां ले जाओ, 2m काइनेटिक एनर्जी। तो P क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में। अगर आपको मोमेंटम दिया है तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, और काइनेटिक एनर्जी दिया तो मोमेंटम निकाल सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में। ठीक है, नोट करिए जल्दी। कर लिया आपने? अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी बात करेंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब होता है जितनी भगवान ने एनर्जी देना था वो एनर्जी ना कम हो रही ना ज्यादा हो रही। जैसे वाटर, नाइट्रोजन सबकी साइकिल होती है ना, जैसे एनर्जी की साइकिल है। एनर्जी जितनी थी यूनिवर्स में पहले उतनी ही है, ना कम या ज्यादा नहीं होती। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म चेंज होती रहती है। तो एनर्जी cannot be created nor destroyed, and ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, ना क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है।
ठीक है। अब दो प्रकार की फील्ड होती हैं, एक होता है कंजर्वेटिव, जिसमें लॉस नहीं होता, और एक होती है नॉन कंजर्वेटिव, जिसमें लॉस होता है। लॉस मतलब हीट पैदा होगी, और किसके लिए नॉन कंजर्वेटिव आएगा? फ्रिक्शन। तो जब भी फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगी। तो अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं फ्रिक्शन वाला केस, अभी हम कंजर्वेटिव फील्ड डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हीट नहीं आएगी। तो जब हीट नहीं आएगी तो एनर्जी कंजर्व है। कंजर्वेटिव मतलब एनर्जी लॉस नहीं होगी, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी जो है हीट के रूप में लॉस नहीं होगी। तो ऐसा कब होता है? कंजर्वेटिव कौन होता है? जैसे नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन है, कंजर्वेटिव क्या होता है? फोर्स बाय अर्थ। अर्थ का जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है, वो हीट लॉस नहीं करवाता, लेकिन जो फ्रिक्शन होता है वो हीट देता है हमेशा। ठीक है, तो हम फोर्स बाय अर्थ की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक बॉल है, वो हमने 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका। तो हम जानते हैं जो अर्थ है वो हर एक चीज को पुल करती है, ठीक है, एफ फोर्स से। तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। मान लो बीच में और कम हो गई, यहाँ पे हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे काइनेटिक स्पीड ज्यादा है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज्यादा। और यहाँ पे स्पीड कम है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? कम। तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो गई ना, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी गई कहां? ये काइनेटिक एनर्जी कहां गई? क्योंकि लॉस तो नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारा अर्थ का जो फोर्स होता है कंजर्वेटिव होता है, तो लॉस तो नहीं हो सकती है। तो ये गई कहां? तो ये क्या होता है? कहीं नहीं जाती है। जब ये बॉल वापस आएगी, जैसे बॉल ऊपर जा रही है, ऊपर जाके इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड, है ना, रुकेगी ना, और वापस आएगी। जब ये वापस आएगी, वापस वाले पाथ को यहाँ पे शो कर रहे हैं, वहां पे तो वैसे ही पाथ से आएगी, लेकिन फिर समझ में नहीं आएगा डायग्राम। तो इस पाथ से शो कर रहे हैं, तो वापस आएगी, तो वापस में भी इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होगी, और यहाँ पे इसकी वापस स्पीड क्या होगी? 5 मीटर पर सेकेंड होगी। मतलब क्या है? ये लॉस नहीं हुई है, स्टोर हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुई है? स्टोर हुई है, और फिर जब वापस आई है तो वापस मिल गई है। ठीक है, यहाँ पे 5 थी, कम होती जा रही है, तो स्टोर होती जा रही है। जैसे कि आपके पास 100 रुपए है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, और यहाँ पे 100 रुपए था, और जब आप यहाँ गए तो आपके पास 50 रुपए हो गया, ठीक है, और यहाँ पे गए तो आपके पास 0 रुपए हो गया। तो ये आपने क्या किया? आपने क्या किया है? आपके पैसे जो हैं आपने अपने दोस्तों को दिए हैं। मान लो यहाँ लगातार आपके दोस्त थे, 10 दोस्त थे आपके, और सबको 10-10 रुपए दे दिया। जब आपने सबको 10-10 रुपए दे दिया, 10 दोस्त थे आपके, तो यहाँ पे आप थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके दोस्त थे। तो यहाँ पे आपके पास कितने रुपए हो गए? 90, यहाँ पे 80, है ना, और यहाँ पे 70, और यहाँ पे 60, ऐसे 50 कर करके यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन ये अच्छे दोस्त हैं, ये आपका पैसा उड़ाएंगे नहीं। तो आप जब वापस आओगे, मान लो आप कहीं गए, रास्ते में दोस्त पड़ा, आपने 10 रुपए दे दिए, ठीक है, ये ऐसे कभी होगा नहीं, इमेजिनरी सिचुएशन है। और जब आप वापस आओगे तो आपको वापस दोस्त दे देंगे, तो यहाँ पे फिर से आपके पास 10 रुपए हो जाएगा, यहाँ जब लौटोगे तो फिर 20 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, ऐसे करके जब यहाँ लौटोगे तो फिर से आपके पास, यहाँ पे आओगे तो 100 रुपए वापस हो जाएंगे आपके पास। तो क्या है? स्टोर हो रही है एनर्जी। तो हम इसमें बोल सकते हैं, इसको थोड़ा मिटा दें हम, तो हम ये बोल सकते हैं इसमें कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी चेंज, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी थी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो चली गई हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें चली गई? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जितनी काइनेटिक एनर्जी हमारी चेंज होती है, जैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी 100, फिर 50 हो गई, तो चेंज कितने का आया? 50 का आया। तो जितनी हमारी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतनी ही तो पोटेंशियल भी बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जाएगी कहां? वो दूसरे फॉर्म में जाएगी, और कंजर्वेटिव फील्ड में जो काइनेटिक एनर्जी वो जाती है, वो कहां जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में जाती है। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क एनर्जी थ्योरम,
वर्क एनर्जी जो थ्योरम होता है वो क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम होता है जो नेट वर्क डन होता है, नेट वर्क डन वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। एक तो वर्क डन बाय फोर्स होता है, एक होता है नेट वर्क डन, कुल वर्क डन, जितने भी फोर्स लगे, जितने भी लगना लग जाओ, तो जो उनका टोटल वर्क डन होगा, नेट वर्क डन होगा, वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं वर्क डन। अब यहां पे वर्क कौन कर रहा है, केवल एक ही तो है, अर्थ। एयर हम नहीं मान रहे कि एयर है, तो वर्क डन बाय अर्थ। तो ये हो जाएगा माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये अर्थ है, ये बॉल है, वो बॉल यहां पे थी, मान लो 5 की स्पीड से थी, फिर बॉल ऊपर गई, मान लो यहां 2 मीटर पर सेकंड हुई बी में, तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, ऐसा। और फोर्थ पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं, अर्थ जो फोर्स लगाती है वो ऐसा लगाती है। इसके पहले लेक्चर में मैंने वर्क समझाया है, उसको आप देख लीजिएगा। तो वर्क डन बाय अर्थ, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी, है ना, और ये नेगेटिव वर्क है, तो क्या हो जाएगा माइनस एफ डी, ठीक है, या इसको हम एच बोल सकते हैं, एच हाइट तक ऊपर बॉल गई, तो माइनस एफ एच, ठीक है। और अर्थ कितना फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशन चैप्टर में आप देख सकते हैं, मैंने इसका वीडियो बनाया है, एम जी, तो एच को लिख सकता हूं मैं माइनस एम जी एच, तो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस माइनस का हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा वो आ जाएगा एम जी एच। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और ये हमारा है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, mgh के बराबर। अब हमें पता करना है कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी, तो हमें यहां पे इसको जीरो मानना पड़ेगा। जहां से बॉल हमने लिया ना, वहां पे हमें पोटेंशियल एनर्जी मानना पड़ेगा जीरो। जब जीरो मानोगे तब तो उसकी वैल्यू आएगी कुछ, ठीक है। तो जहां पे हम इनिशियल हमारी पोटेंशियल एनर्जी हम लेते हैं जीरो, उसको अपन बोलते हैं रेफरेंस। तो हमें हमेशा रेफरेंस बताना पड़ता है। अगर हम किसी की पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू बता रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो किसी के रेफरेंस में बताते हैं, और जिसके रेफरेंस बताते हैं वहां का पोटेंशियल क्या मानते हैं, जीरो। तो जब हम रेफरेंस मानेंगे तो ये क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mgh। तो जो आप बुकों में देखते हैं, डेरिवेशन देखते हैं कि mgh हम रख लेते हैं, पोटेंशियल mgh है, mgh है, वो इस तरह आता है कि एनर्जी कंजर्व होती है, जितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज आएगा, वो चेंज जो होगा काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। मान लो काइनेटिक एनर्जी 50 से चेंज हुई है, तो पोटेंशियल एनर्जी 50 से बढ़ेगी। अब वर्क एनर्जी थ्योरम का कारण जो नेट वर्क डन होता है चेंज काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम कर सकते हैं वर्क डन। अब इसमें केवल अर्थ वर्क डन करी है, तो वर्क डन बाय अर्थ क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स ऐसा लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट कितने का है, h का है। और फोर्स, अर्थ का फोर्स क्या होता है, mg, माइनस साइन इसलिए है क्योंकि नेगेटिव वर्क है, माइनस माइनस कैसे हो जाएगा, तो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। जब चेंज इन एनर्जी mgh हो जाएगा, तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अब हमें इसको कोई वैल्यू देना है, तो इसको वैल्यू देना है, तो हमें ये वाली वैल्यू को जीरो मानना पड़ेगा। जब हम इस वैल्यू को जीरो मानेंगे, वो हमारा रेफरेंस कहलाएगा। तो रेफरेंस को हमने जीरो मान लिया, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h क्या हो जाएगा, mgh, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, ओके, थैंक यू सो मच।